खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजेन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। और रोज की तरह ही हमारे साथ है इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमन तिवारी जी। अंशुमन तिवारी जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? नमस्कार दर्पण, धन्यवाद। आपका स्वागत है और खर्चा पानी के सारे दर्शकों का स्वागत है। इस सप्ताह के खर्चा पानी के इस अंतिम एपिसोड में आज शुक्रवार है, हमारे पास खबरों की लंबी फहरिस्त है। जी अंशुमन जी, ये फिलहाल के लिए भी मेरा अंतिम एपिसोड है। अपने खर्चा पानी के दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि मंडे से फिर से सिद्धांत जी इसको ज्वाइन कर लेंगे। और आज भी ये बड़ी क्लीशे लाइन होती जा रही है 3-4 दिनों से, आज भी हमारे पास 4 या 5 खबरें हैं, तो एक वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जो सबसे महत्वपूर्ण दिख रही है वैश्विक स्तर पर और भारत स्तर पर, वो ओपेक प्लस देशों की जो मीटिंग हुई थी, उसके बारे में अंशुमन जी अगर बता पाए कि क्या निष्कर्ष निकले हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इसे कैसे देखते हैं। दर्पण, भारत में जब हम पिछले 24-48 घंटों में बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव और बचत दरों में कमी और इसको लेकर तमाम तरीके की राजनीतिक गतिविधियों में उलझे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की डिप्लोमेसी में, ऑयल की डिप्लोमेसी में बहुत कुछ हुआ और उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के लोगों के खर्चा पानी पर और भारत में ईंधन या पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। ओपेक और ओपेक के साथ जो जुड़े हुए देश हैं, जिनको ओपेक प्लस देश कहते हैं, जो दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं, उनकी बैठक होने वाली थी। उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं, अमेरिका के जो ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने सऊदी अरब को फोन किया और उन्हें यह कहा कि ओपेक देशों को अब बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को कम करने के लिए अपने उत्पादन में कटौती को वापस लेना शुरू करना चाहिए और उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का रुख बना हुआ है और इसे रोकने के लिए इस बातचीत के बाद यह संकेत मिला कि ओपेक और अन्य देश जो ओपेक प्लस देश हैं, वो शायद मई से अपने उत्पादन में क्रमशः बढ़ोतरी करेंगे। हालांकि वो बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी करीब 7 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन कट पूरे ओपेक प्लस देश लागू कर रहे हैं। यानी वो मांग से करीब 7 मिलियन बैरल पर डे कम कच्चे तेल का उत्पादन कर रहे हैं। मई के महीने से वो इसे घटाकर 6.5 मिलियन पर बैरल पर ले आएंगे। यानी 6.5 मिलियन पर बैरल की कटौती अभी भी बनी रहेगी। तो ये जो तेल उत्पादक देश हैं और अमेरिका है और बाकी दुनिया, उनके बीच में गहरी रस्साकशी चल रही है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने भी इससे पहले अपने रिजीम में सऊदी अरब पर इसी तरह से दबाव बनाया था, और क्योंकि सऊदी अरब सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से है, तो उसका असर ओपेक पर सबसे ज्यादा होता है। तो अभी फिलहाल हम जिस परिस्थिति में है, वहां मई से ओपेक देशों के उत्पादन में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन वो उतनी कटौती नहीं होने वाली है जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे। और इसका रिफ्लेक्शन हमको, या इसका असर हमको क्रूड के मार्केट पर दिखाई पड़ा। ओपेक देशों की इस बैठक के बाद क्रूड की कीमतों में गिरावट नहीं आई, वो स्टेबल रहा है। करीब ब्रेंट क्रूड जिसकी हम बात करते हैं, जो भारत जिस ब्रेंट क्रूड का इस्तेमाल करता है, वो करीब 64.6 के डॉलर पर बैरल के आसपास है। और जो इंडेक्स है, जो चार्ट है, वो हमें इसमें अपवर्ड मूवमेंट ही बता रहे हैं। अगली बैठक तक क्या परिस्थिति बनती है वो अलग बात है, पर ओपेक देश पूरी तरह उत्पादन को वापस लौटाने के लिए या मांग के बराबर उत्पादन करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। ये आज की बड़ी खबर है। अब इस सूरत में जब भारत में चुनावों का दौर पूरा हो जाएगा, तो वापस हमें ये देखना होगा कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों का क्या होता है, जिनमें अभी थोड़ी बहुत मामूली कमी हमने पिछले 1-2 हफ्तों के दौरान देखी है। और अगर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का रुख बना रहता है या स्टेबल रहती है कच्चे तेल की कीमतें, तो इस बात की संभावना है कि भारत में फिर कीमतों में बढ़ोतरी की जाए या फिर टैक्स में कमी करे सरकार, तब हमें पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की संभावना बनती दिखाई देगी। जी अंशुमन जी, इसमें एक और अपडेट यह है कि 28 अप्रैल को ओपेक के देश फिर से मिलेंगे। तो जैसा कि आपने कहा कि भविष्य में देखते हैं कि क्या होता है। अंशुमन जी, अब सीधे चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि है 4 बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन
ये 4 बैंक है, ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले दिसंबर में जब पंजाब एंड सिंध बैंक का सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन किया था तो हमने विस्तार पूर्वक बताया था कि ये क्या होता है, कैसे किया जाता है, बॉन्ड का कैसे उपयोग होता है और रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड क्या होते हैं। तो उसका हम उस वीडियो का हम लिंक नीचे दे देंगे। इस बार हमारा ये सवाल है कि इस पूरी कवायद को आप कैसे देखते हैं? दर्पण, सरकार ने फैसला किया है कि इन 4 बैंकों में 14,500 करोड़ रुपए की पूंजी डाली जाएगी। सरकार चूंकि इन बैंकों की मालिक है, इसकी इक्विटी और कैपिटल बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो इन चारों बैंकों को 14,500 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सबसे ज्यादा करीब 4,800 करोड़ रुपए मिलेंगे और यूको बैंक को करीब 2,600 करोड़ रुपए मिलेंगे। पर ये सामान्य बैंक नहीं है, ये बैंक संकट में फंसे हुए बैंक है। इन्हें आरबीआई ने की एक व्यवस्था के तहत, पीसीए के तहत रखा गया, जिसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कहते हैं। यानी वो बैंक जिनके बकाया कर्ज एक निर्धारित सीमा से बाहर चले जाते हैं, फिर रिजर्व बैंक उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगाकर उन्हें कर्ज देने की प्रक्रिया से पीछे खींचता है, क्योंकि उनकी कैपिटल के बेस या इक्विटी का बेस या उनकी पूंजी का बेस गिर चुका होता है और सरकार से यह कहा जाता है कि इनमें पूंजी डाले। तो एक किस्म की ऑक्सीजन है, एक किस्म का इंजेक्शन है, एक किस्म की दवा है जो इन बैंकों को दी गई है। और अगर ये पैसा इन्हें नहीं मिलता तो ये बैंक अपने सामान्य संचालन नहीं कर पाते। अब जो हमें संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से ये पैसा मिलने के बाद ये बैंक अगले साल 2022 तक पीसीए से बाहर आ सकेंगे, लेकिन अभी भी इनको पीसीए में रहना होगा। इसके लिए जो प्रक्रिया इस बार अपनाई गई है उसे लेकर रिजर्व बैंक और सरकार के बीच कुछ असहमतियां रही हैं। सरकार ये जो पैसा या जो पूंजी डाल रही है, इसके लिए सरकार जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड जारी कर रही है, जिन जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड के तहत इन्हें के जरिए 14,500 करोड़ रुपए इनको दिए जाएंगे। और ये जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड है, इस पर आरबीआई की आपत्ति ये थी कि इससे बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बेहतरी नहीं आएगी। पूंजी की समस्या का समाधान तो हो जाएगा, क्योंकि ये इनका जो पूंजी लेवल जिस खतरे के निशान से नीचे गिर चुका है और इसे सामान्य स्तर पर लाने में तो पूंजी मिल जाएगी, पर बैंकों की वित्तीय स्थिति, बैंकों के प्रॉफिट्स, बैंकों के कामकाज में कोई बेहतरी नहीं आएगी। सरकार ये जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड इसलिए जारी कर रही है जिससे कि इन बैंकों को ब्याज का बोझ ना उठाना पड़े, क्योंकि इनकी वित्तीय स्थिति वैसे भी खराब है। अब इन 4 बैंकों के बाद लगभग वो सारे बैंक सरकार के रिकैपिटलाइजेशन कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं जो किसी न किसी तरीके से समस्या में है या पीसीए के तहत हैं। पर इस कार्यक्रम से एक और संकेत मिलता है, जो बैंकिंग में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, जो बैंकों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, कि सरकार एक तरफ बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू हो चुकी है। तो इस फैसले से लगता है कि अब सरकार सिर्फ उन्हीं बैंकों में पूंजी बढ़ाने में इच्छुक रहेगी जिनकी वित्तीय स्थिति बुरी तरह खराब है या जो बिल्कुल किनारे लटके हुए हैं, जो पीसीए के तहत हैं या रिजर्व बैंक की वॉच लिस्ट में है। इसके अलावा बाकी बैंकों में पूंजी डालने की क्षमता सरकार के बजट में नहीं है, इसलिए उनका डिसइन्वेस्टमेंट होगा, उनका निजीकरण होगा या उन्हें किसी और दूसरे तरीकों से सरकार से इतर या सरकारेतर तरीकों से पूंजी जुटाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभी तक सरकार लगभग करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का रिकैपिटलाइजेशन या नई पूंजी बैंकों को दे चुकी है और इसमें सरकार को इस पूंजी पर, इस शेयर वैल्यू पर करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि बैंक नुकसान में है। तो अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो है जीएसटी से जुड़ी हुई। अंशुमन जी, डेटा आया है कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो मार्च में 1,23,000 करोड़ रुपए के लगभग हुआ है। ये एक अगर तुलना करें तो ये एक अच्छा खासा कलेक्शन है। तो सवाल मेरा ये रहेगा अंशुमन जी कि जितना जीएसटी कलेक्शन दिखाई दे रहा है उतना बूस्ट अर्थव्यवस्था में नहीं दिख रहा है, क्या कारण है इसका? यही सबसे बड़ी गुत्थी है और बहुत सारे लोग इसको लेकर भ्रम में हैं, क्योंकि सरकार आंकड़े जीएसटी के बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देती, मोटे मोटे आंकड़े बताती है। एसजीएसटी में इतना पैसा आया, आईजीएसटी में इतना पैसा आया। अगर आप जीएसटी के आंकड़ों को कोर सेक्टर के आंकड़ों से के रोशनी में देखें, जो हमने अभी डिस्कस किया 2 दिन पहले कि भारत में कोर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन वापस लौट आया, आईआईपी के आंकड़ों में देखें, कंजम्पशन के आंकड़ों में देखें, तो हमें ऐसा नहीं दिखता कि अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन सरकार का जीएसटी कलेक्शन 1,23,000 करोड़ रुपए पर है, जो लगभग हाल फिलहाल के रिकॉर्ड स्तर पर है। और इसका रहस्य इस बात पर है कि पिछले 2-3 महीनों में सरकार ने विजिलेंस के थ्रू और जीएसटी की मशीनरी को पूरी ताकत से
मैदान में उतार कर जो टैक्स की चोरी है और जो टैक्स का लीकेज है उसे रोकने की बड़े पैमाने पर कोशिश की है और उसके नतीजे सामने दिखाई देने लगे हैं। तो ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन उस दौर का कलेक्शन है, उस वजह का कलेक्शन है जिसके जरिए सरकार ने कई सारे जीएसटी के सिस्टम में जो जो छेद थे उनको बंद करने की कोशिश की। उसमें कई सारे नए फैसले लिए गए हैं। कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट देने की जो नई शर्तें लगाई गई हैं, उसमें जब तक पूरा का पूरा इनवाइस मैचिंग नहीं हो जाती है तब तक लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जीएसटी में जो कंप्लायंस के चैलेंज थे, जीएसटी में जो टैक्स चोरी की समस्याएं थी, जिसके बारे में कहा गया था कि खत्म हो जाएगी जीएसटी आने के बाद, वो ऐसा नहीं हुआ। ये कलेक्शन उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये मेजर्स पिछले 2-3 महीने में जो उठाए गए हैं, इनका सीधे अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी या डिमांड से उतना लेना देना नहीं है। अब देखना यह होगा कि जब ये मेजर्स पूरे हो जाएंगे, जो पुराना टैक्स की लीकेज का बैकलॉग है वो पूरा वो निकाल लिया जाएगा, वापस आ जाएगा, तो हमें दिखाई देगा कि जीएसटी वास्तव में अर्थव्यवस्था की विकास दर के पैरेलल किस तरीके की रफ्तार लेता है। लेकिन अगर इकोनॉमी के ग्रोथ के डेटा देखें, डिमांड के डेटा देखें, तो वो जीएसटी में अभी उसकी तस्वीर जीएसटी में नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं है। अंशुमन जी, चलते चलते एक और सवाल मैं लेना चाहूंगा। 27 फरवरी 2015 की काफी पुरानी बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनरेगा के बारे में कहा था कि ये आपकी यानी कि यूपीए की विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। अभी ये खबर आ रही है कि 11 करोड़ लोगों को रोजगार इससे मिला हुआ है, जो भी माइग्रेट लेबर थे, और 2005 और 6 के बाद सबसे अच्छा मतलब रोजगार ये मनरेगा दे रही है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? चलते वो पुरानी टिप्पणी थी 2015 की और उसके बाद बहुत सारा पानी बह गया। सरकार को मनरेगा जैसी स्कीम की जरूरत बार बार महसूस हुई, केवल अभी कोविड के दौरान ही नहीं, जिस पर हम आगे आते हैं। बीच में भी जब गांव में क्राइसिस आई है या कभी बाढ़ की परिस्थिति आई है तो इस स्कीम की जरूरत महसूस हुई। तो वो बात किसी राजनीतिक आशय से या किसी राजनीतिक विचार से प्रेरित होकर कही गई थी, पर सरकार 2015 के बाद से मनरेगा को पैसा भी दे रही है। मनरेगा का आउटले भी बढ़ाया जा रहा है, मनरेगा में खर्च भी बढ़ाया जा रहा है, बल्कि मनरेगा में पुनर्गठन की बात भी चल रही है। और कोविड के दौरान तो मनरेगा ही अकेली ऐसी स्कीम थी जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाला। 11 करोड़ लोगों को इसमें काम मिला और मनरेगा ने ही सरकार को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो कोविड में एक और ऐसी प्रधानमंत्री रोजगार योजना लेकर आए जो उन राज्यों के लिए और उन जिलों के लिए थी जहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर वापस गया था, जो प्रवासी मजदूर गए थे उनके लिए। हालांकि उसमें मजदूरी की दर बहुत कम थी, मजदूरी की दर मनरेगा में भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी सरकार ने मनरेगा से ही प्रेरणा लेकर एक नई स्कीम शुरू की थी। तो अब 2 स्कीमें हैं जो अस्थायी बेकारी को एड्रेस कर सकती हैं रूरल एरिया में और थोड़ा बहुत हद तक अर्बन एरिया में। तो मनरेगा को लेकर पहले जो भी राजनीतिक आग्रह रहे हों, पर अब वास्तविकता यह है कि इस स्कीम ने कम से कम क्राइसिस के पीरियड में, कोविड की तो क्राइसिस बहुत बड़ी क्राइसिस, इससे पहले भी जब भी सूखा हुआ है ड्राउट हुआ है, फ्लड हुआ है हेल स्टॉर्म के कारण फसलें बर्बाद हुई हैं, तो उन क्षेत्रों में लोगों की जीविका को सपोर्ट देने के लिए मनरेगा ने अपनी उपादेयता और उपयोगिता साबित की है और सिद्ध की है। लेकिन अब आने वाले समय में क्या सरकार मनरेगा और रोजगार स्कीमों को लेकर कोई नया ढांचा लेकर आएगी? क्या इन्हें बदलने की कोशिश करेगी? लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि भारत के शहरी इलाकों में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जैसे कि ग्रामीण इलाकों के लिए है। शहरों में जो डिसरप्शंस आते हैं जॉब्स में, उनको रोकने के लिए क्या किया जाए, तो चर्चा चल रही है। तो मनरेगा का वो दौर पुराना है। केंद्र सरकार इसकी जरूरत भी, इसकी उपयोगिता भी स्वीकार कर चुकी है और बहुत सारी जगह जो मॉडर्न फंड ट्रांसफर सिस्टम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीजें, उनके साथ भी मनरेगा को जोड़ा गया। तो ये था आज का खर्चा पानी। जी अंशुमन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं उन सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि कल हमारा 50वां एपिसोड था और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं, धन्यवाद, आभार, टिप्पणियां, सुझाव, प्रोत्साहन हमारे पास आए। सबके लिए का उत्तर दे पाना, चुनकर सबका नाम लेकर उत्तर दे पाना हमारे लिए व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, पर कल 50वां एपिसोड था और संयोग की बात है कि 50वें एपिसोड पर भारत में खर्चा पानी से जुड़ा हुआ या बचत से जुड़ा हुआ इतना बड़ा फैसला आया।
इस एपिसोड को जो आपका स्नेह मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, जो प्रोत्साहन मिल रहा है और जितना इंगेजमेंट मिल रहा है, मेरे पास सवाल आना शुरू हो जाते हैं सुबह से ही डायरेक्ट मैसेज पे, जिनके पास मेरा नंबर है उनसे वो अलग अलग चीजें सुझाव देते हैं कि इन पर चर्चा की जाए। ये मेरे लिए अप्रत्याशित भी है और आप सबका बहुत बहुत आभार खर्चा पानी को इतना स्नेह और इतना प्रोत्साहन देने के लिए। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे सोमवार को खर्चा पानी के अगले संस्करण के साथ। इस बीच में रविवार को हम और दर्पण आपके पास अर्थात लेकर आएंगे। जी तो यहाँ पर क्लोजिंग अंशुमन जी ने ही कर दी। शुक्रिया।